चलिए ओके, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मार्किंग स्कीम के बारे में हम बात करेंगे बाकी चैप्टर्स की तरह कि कितने नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। ठीक, तो नोट करेंगे मेरे साथ मार्किंग स्कीम। सबसे पहले यहां से नोट करिए 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 2 मार्क्स देंगे। ठीक, 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने रहेंगे, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एक नंबर के 2 क्वेश्चन। अब ये क्या रहेंगे, तो इसका आंसर है एक क्वेश्चन रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का। समझ में आई बात? एक ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, दूसरा कहां दिखेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। वो आपको 2 नंबर दिलवा देगा। समझ गए? दूसरा एक क्वेश्चन आएगा क्लियर कट 5 नंबर के लिए। तो इसी से इस चैप्टर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 5 मार्क्स का शायद ये पहला चैप्टर है ना, जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है कि और भी पीछे हैं। आपने मार्किंग स्कीम नोट की हुई है सबकी। क्या कोई ऐसा चैप्टर आया जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है? नहीं आया। ये पहला चैप्टर है जहां से 5 मार्क के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, और ये हमको 5 नंबर देगा। ठीक है, ये इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम है। टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने हो गए? 3 क्वेश्चंस, और 3 क्वेश्चंस मिला करके टोटल मार्क्स कितने दे रहे हैं? 7। और 7 नंबर बहुत होता है एक चैप्टर से। समझ रहे हो? 7 नंबर एक चैप्टर से बहुत होता है। ठीक है। ये पहला चैप्टर है जहां से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा जो चैप्टर होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा 9, 10, और तीसरा ज्योमेट्री से आएगा। ज्योमेट्री से क्या आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब सबसे पहले ये 5 नंबर किस तरह से आपको मिलेगा, किस तरह से नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में ओवरऑल 3 टॉपिक्स हैं, 3 बल्कि क्या 2 कैटेगरी हैं। क्या है जो हमारे चैप्टर का नाम है? एक कैटेगरी है बैंकिंग की, दूसरी कैटेगरी है टैक्सेशन की। ध्यान से सुनिएगा। एक कैटेगरी है बैंकिंग और दूसरी कैटेगरी है टैक्सेशन। बैंकिंग जो हम बैंक में खाता ओपन करके पैसा जमा करते हैं सेव करने के लिए, है ना। तो हमने लेक्चर्स के दौरान आपको बताया कि कई तरह के अकाउंट हम बैंक में खोल सकते हैं। हमारे सिलेबस में इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए 2 प्रोमिनेंट अकाउंट दिए गए हैं। पहला अकाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो बैंकिंग में खाली 2 तरह के अकाउंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमसे पूछा जाता है। एक है रिकरिंग यानी बार बार रिपीट होना, और दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको हम शॉर्टकट में एफडी बोलते हैं, और रिकरिंग को शॉर्टकट में आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। समझ रहे हो ना? ये 2 तरह के खाते हमको पूछे जाएंगे, इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, टैक्सेशन में मात्र एक टॉपिक है और वो है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, समझ गए? और मजे की चीज ये है कि ये दोनों क्वेश्चंस आएंगे परीक्षा में। ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये ऑप्शंस के साथ आता है। कैसा आएगा? ऑप्शन में आपको ये दोनों क्वेश्चंस दिखेंगे, यानी इसके साथ ऑप्शन में ये रहेगा और करके। ठीक, अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें 2 टॉपिक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी है और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी है, और क्वेश्चन कोई एक रहेगा। ठीक, और इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन में एक तो टैक्स का क्वेश्चन रहेगा ही 5 नंबर के लिए, तो इसमें तो कोई 2 राय नहीं है।
एक टैक्स का क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर के लिए, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। कभी वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का एक क्वेश्चन देता है और कभी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का एक क्वेश्चन देता है, जिसके साथ ऑप्शन में क्या रहेगा, टैक्स का क्वेश्चन रहेगा। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पहले ही बता देना चाहता हूं कि भैया जिस बच्चे को बैंकिंग अच्छे से आता है, यानी अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मस्त बन रहा है मक्खन की तरह, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मस्त बन रहा है मक्खन की तरह, तो वो टैक्सेशन छोड़ दे, मत पढ़े, क्योंकि दोनों अगर बन रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, आप बना ले जाएंगे और आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को बैंकिंग में प्रॉब्लम है, वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है रिकरिंग में, फिक्स डिपॉजिट में, तो फिर वो क्या बनाए, टैक्सेशन। इसको छोड़ दे बैंकिंग को। ठीक, फैसला आपको करना है कि आपको बैंकिंग चुनना है या टैक्सेशन चुनना है, या दोनों चुनना है। परीक्षा में सवाल दोनों के रहेंगे, लेकिन बनाना कोई एक रहेगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपनी रणनीति पहले से तय रखें कि हमको क्या करना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सीखने का समय चला गया, सीख तो चुके, आपसे दोनों कैलकुलेशन बनते हैं। अब बात है प्रायोरिटी की, किसकी, कि हमको किसको प्राथमिकता देना है, क्या बनाना है, क्या छोड़ना है, वो मैंने आपके इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ दिया। मैं अभी दोनों के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। हम जो भी यहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, हम दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए। अब आपको चुनना रहेगा कि आप टैक्सेशन के साथ जाना चाहते हैं या बैंकिंग के साथ जाना चाहते हैं। टैक्सेशन का मतलब सिर्फ सिंगल क्वेश्चन टैक्स वाला, लेकिन बैंकिंग का मतलब है कि आपको दोनों टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, रिकरिंग के भी प्रिपेयर करने हैं और फिक्स डिपॉजिट की भी। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, उस पर भी हम बात करेंगे, समझ आया। उसके अलावा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स में हर साल रिपीट होते हैं, जो आपको मैंने बेसिक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। जैसे टू ओपन एन अकाउंट इन एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस नेसेसरी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी कॉल इट, पैन कार्ड। किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए हमको एक डॉक्यूमेंट लगता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, पैन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सब हमने पढ़ रखा है पहले से, है ना जी, समझ गए। अच्छा, इनकम टैक्स से भी क्वेश्चन आता है। किस टाइप के क्वेश्चन, इनकम टैक्स कब से कब तक लिया जाता है, यानी वो एक कैलेंडर चलता है बैंक वालों का अपना फाइनेंशियल कैलेंडर, तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि आप क्या याद रखें, फाइनेंशियल ईयर ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक जाता है, 31 मार्च तक। ये बैंकिंग का कैलेंडर है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक जाकर के खत्म हो जाता है, 1 साल। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, याद रहेगा, इसको रट लो। दूसरा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है खाता खोलने के लिए, पैन कार्ड। इसको बिल्कुल याद कर लो, टू ओपन अकाउंट पैन इज मस्ट, पैन इज रिक्वायर्ड, एंड पैन का फुल फॉर्म इज परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, हो गया। बाकी बैंकिंग में हम लोग 2 फार्मूले पढ़ते हैं। आरडी अकाउंट में इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए क्या फार्मूला है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है जी आरडी अकाउंट में, P इंटू आर अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 12, हाँ, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक हो गया। इसमें पी क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट, जो हर महीना हम पैसा जमा करते हैं आरडी अकाउंट में। ये सारी डिटेल पहले कवर कर चुके हैं हम। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल के लिए होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये टोटल नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने तक आप इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे। समझ में आया, इतना ही ना है। ठीक, इसके अलावा
फॉर एफडी अकाउंट, एफडी अकाउंट में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वो डायरेक्ट हमसे अमाउंट पूछता है ना, इसमें इंटरेस्ट कहां पूछता है ना? तो अमाउंट का फॉर्मूला है हमारे पास। व्हाट इज द फॉर्मूला अमाउंट का? बोलेंगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। व्हाट इज P हियर? प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा हम जमा करते हैं बैंक में जिसपे ब्याज मिलता है। एंड व्हाट इज अमाउंट? जिसमें ब्याज जुड़ चुका है, यानी प्रिंसिपल में जब ब्याज जुड़ जाता है तो उसी बढ़े हुए पैसे को क्या बोलते हैं? अमाउंट। व्हाट इज R? रेट ऑफ इंटरेस्ट। वेरी गुड। व्हाट इज N? व्हाट इज N? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। और कुछ लगाओ दिमाग। क्या है जी ये N? टाइम है? टाइम नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं, ब्याज, इंटरेस्ट। कितनी बार इंटरेस्ट जुड़ा आपके खाते में, ये वो टाइम होता है, यानी ये नंबर है। नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। आपके खाते में कई बार ब्याज जोड़ा गया, उस बार की संख्या, उतने बार की संख्या, कितने बार ब्याज जुड़ा। ठीक है, और इस पर भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई बात समझ? अब थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। जैसे देखो, पहला कंडीशन, अगर क्वेश्चन बोलता है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यानी ब्याज कब जोड़ा जाएगा? एनुअली। तो बताइए रेट में क्या चेंज आ जाएगा? इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली का क्या मतलब होता है? एक साल में एक बार इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा आपके खाते में। तो बताइए उस समय रेट क्या करेंगे आप? जो भी रेट होगा वही रेट लेके सॉल्व करेंगे। 6% एक साल के लिए, 12% एक साल के लिए, यानी रेट को कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दिया है उसी रेट को यहां पर पुट करके सॉल्व करना है। आई बात समझ कि नहीं? ठीक। दूसरा आपको बोलेगा इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली, ये एवरी 6 मंथ, हाफ अर्ली एवरी 6 मंथ, समझ में आ रहा है? सेमी एनुअल एक ही चीज है। तो अगर वो हाफ अर्ली इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है आपके अकाउंट में, तो रेट का क्या होगा? तो हम ये देखेंगे हाफ ईयर एक साल में कई बार आता है? 6 महीने एक साल में कई बार आता है? 2 बार। तो आपका जो नया रेट होगा, नया रेट वो आपको जो क्वेश्चन में रेट दिया होगा उसके 2 टुकड़े कर देंगे आप। समझ में आ रहा है? जैसे 8% दिया है तो क्या करेंगे आप? उसको हाफ कर दो भाई, जितनी बार 6 महीना आएगा उतने टुकड़े रेट के हो जाएंगे, उतने से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो नया रेट क्या हो जाएगा? ओरिजिनल रेट जो क्वेश्चन में दिया उसका हाफ हो जाएगा। ठीक। और अगर क्वेश्चन ने बोला इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ या क्वार्टरली, क्वार्टरली समझ रहे हो? क्वार्टरली मतलब क्या होता है? एवरी 3 मंथ। तो बताइए एक साल में 3 महीने कई बार आते हैं? 4 बार। तो आपके रेट के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो जो भी आपका रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 टुकड़े हो गए, ये आपका नया रेट बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये बात याद रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। ये अभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। अभी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इतने बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां से हमको 2 नंबर मिलने हैं। याद रहेगा ना? इसमें आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा फिलअप का। याद रहेगा? 2 क्वेश्चंस। ठीक, ये समझ में आ गई इतनी चीजें। दूसरा, कभी कभी हमसे पूछता है टैक्स के ऊपर और 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एजुकेशनल टैक्स किस पर लिया जाता है? कितने % लिया जाता है? एजुकेशनल सेस जिसको बोलते हैं, 3%। तो इस पर कुछ कुछ और इंफॉर्मेशन है जो हमसे मांगी जाती है। जैसे पहला इंफॉर्मेशन क्या बताया मैंने?
एजुकेशनल सेस कितना होता है? 3%। लेकिन किसके ऊपर 3%? किसका 3%? हाँ, पेएबल टैक्स का है ना, जितना हमको टैक्स पे करना रहता है उसका 3%। सो एजुकेशनल सेस 3% ऑफ पेएबल इनकम टैक्स। यही है ना? ये तो आप डिटेल से कर चुके हैं, क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए। दूसरा, अगर किसी का इनकम 10 लाख से ज्यादा है, कितने से? एनुअली अगर किसी की कमाई 10 लाख से ज्यादा है तो उसको ये सब तो देना ही है। जो टैक्स का चार्ट रहता है कि 5% इतने पर लगेगा, 10% इतने पर लगेगा, 20% इतने पर लगेगा। एक और एक्स्ट्रा चार्ज लगता है अगर किसी की कमाई 10 लाख से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सरचार्ज। क्या बोलते हैं? सरचार्ज। और सरचार्ज होता है 30%। कितना? अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ता है? सरचार्ज। और सरचार्ज कितना होता है? 30%। इफ इनकम इज मोर देन 10 लाख तो आपको क्या देना पड़ता है? सरचार्ज कितना परसेंट? 30%। ठीक है। इसके अलावा टैक्स में और बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने पढ़ी हुई है। जैसे व्हाट इज सेक्शन 80C? याद है? सेक्शन 80C याद है? इसमें क्या होता है? मैक्सिमम 1 लाख तक सेविंग्स टैक्स फ्री हो जाता है। 1 लाख तक ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम अप टू 1 लाख बिकम टैक्स फ्री। 1 लाख तक सेविंग्स जो होती है ना, मैक्सिमम अप टू 1 लाख टैक्स फ्री, या मैक्सिमम सेविंग है ना, सेविंग की बात होती है। मैक्सिमम सेविंग्स अप टू 1 लाख बिकम्स टैक्स फ्री। ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक की सेविंग्स हमारी टैक्स फ्री हो जाती है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और डोनेशन वाले का क्या मामला होता है? डोनेशन 2 टाइप का था ना। एक 100% फ्री हो जाएगा जब आप कहां डोनेट करेंगे? गवर्नमेंट के ट्रस्ट में, है ना, अनाथ आश्रम या जो भी है गवर्नमेंट का फंड। और 50% फ्री होगा किसमें? किसी प्राइवेट संस्था में, प्राइवेट ट्रस्ट में अगर आप डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 80C। ये तो सेक्शन 80D में आता है ना। किस में आता है ये सेक्शन 80C हो गया। और ये सेक्शन 80G या D है से कुछ, ई था, D था, क्या था? हाँ ठीक, देख लेना, मैं ई लिख दे रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डी या ई ऐसे कुछ है ना। ठीक, हो गया? हो गया? ठीक है। तो इतने इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अपने चैप्टर के एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करें? ठीक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंकिंग एंड टैक्सेशन के, और मैं डिस्कस कर रहा हूं परीक्षा बोर्ड से। इसमें टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के भी 15 क्वेश्चंस हैं। जल्दी जल्दी बनाते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपके पास है ना। ठीक, क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मैच्योरिटी अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट इज। ऑलरेडी मैं लिख के अभी बता चुका हूं। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें? ऑप्शन सी। पहचान जा रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी अभी हमने नोट किया था सारे फॉर्मूले। तो पहले का कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये भी आप नोट कर चुके हैं। P इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12 n इंटू n प्लस 1/2। यही है पहला वाला। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए हुआ। फॉर्मूले ऑलरेडी हम लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है। ठीक है,
ठीक है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक, पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इफ इन फिक्स डिपॉजिट, कौन सा अकाउंट है? एफडी है ना, फिक्स डिपॉजिट। द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ अर्ली, अभी हमारी बात हो चुकी, तीनों कंडीशन यहां लिखे थे, है ना। क्या बोल रहा है? इफ इन फिक्स डिपॉजिट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ अर्ली, यानी ब्याज कब कब कैलकुलेट किया जाएगा? हर 6 महीने में। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी, रेट का क्या हो जाएगा भाई? कै बार आता है 6 महीना साल भर में? 2 बार, तो रेट के 2 टुकड़े, यानी रेट 2 टुकड़े का मतलब 2 से डिवाइड, हाफ हो गया रेट। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? कई बार इसमें देखना गलत छपा रहता है ना, इसका आंसर मैच करो, क्या लिखा हुआ है? यही है, सी दिया ऑप्शन। आंसर चेक कर लिया आपने, सी दिया है, चेक किए हो? तीसरे का सी नहीं, ठीक छपा है, कई बार गलत छपा रहता है ना, तो हम उसको चेक करते चलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ इन अ फिक्स्ड अकाउंट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, इंटरेस्ट की गणना हर 3 महीने में हो रहा है, देन टाइम फॉर n ईयर्स विल बी, अब ये रेट नहीं पूछ रहा, अब आपसे टाइम पूछ रहा है। 4n क्यों? 4 बार, जितनी बार ब्याज जुड़ता है उतना हम पावर लगाते हैं n की जगह, तो कितना हो जाएगा? 4n। वेरी गुड, ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी वाला, ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट विल बी एजुकेशन टैक्स 3% इफ टैक्सेबल इनकम इज 2000, अगर टैक्सेबल अमाउंट 2000 रुपया है तो एजुकेशनल टैक्स जो कि 3% लिया जाता है कितना हो जाएगा? 2000 का 3% कितना होता है? 60। कैसे निकालोगे? 3% ऑफ 2000, तो परसेंट तो ऐसे लिखते हैं, और ये हो गया 2000, 2 जीरो इधर से कट गया, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 60 रुपया, 60 रुपया हो गया 3%। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ अर्ली, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, रिपीटेड क्वेश्चन एक बार हो चुका, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सेम था, तो इसमें भी क्या होगा? ऑप्शन सी है, हाफ, यही लिखा है ना, चेक करें इसका आंसर क्या दिया हुआ है। 6 का सी सही है, ठीक। 7वां क्वेश्चन, इफ इन एफडी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली देन रेट इंटरेस्ट विल बी, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक। क्वार्टरली में उसमें ईयर पूछा था, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रेट कितना हो जाता है? कितने बार 4 महीने आते हैं, 3 महीने आते हैं एक साल में? 4 बार, तो रेट के 4 टुकड़े, है ना। तो रेट का 4 टुकड़ा मतलब 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड को क्या बोलते हैं? 1/4, 1/4 कौन सा ऑप्शन है? बी। इसका ऑप्शन मैच करें 7 का, क्या दिया हुआ है? डी। मैं इसीलिए कह रहा था हम चेक करते चलेंगे, गलत छप गया, इसमें गलत छपा हुआ है जी। इस क्वेश्चन का आंसर ट्वाइस होगा, क्या डबल हो जाएगा? तो डी के हिसाब से तो डबल हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या है? अगर क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड किया जाता है किसी खाते में, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीना, तो एक साल में 3 महीना कै बार आता है? 4 बार, तो रेट के 4 टुकड़े होंगे, और अगर आप रेट के 4 टुकड़े कर रहे हो ऐसे, इसका मतलब है रेट को 4 से डिवाइड करो, इसको 1/4 बोलते हैं, ये 1/4 ऑफ आर, 1/4 मतलब 1/4, समझ में आया? इसीलिए 1/4 सही होना चाहिए, ट्वाइस नहीं हो सकता, तो ये गलती है ना, सुधार लीजिए। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए पर्सन हुज एनुअल टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 10 लाख, एक आदमी जिसकी एक साल की कमाई 10 लाख से ज्यादा है, विल हैव टू पे टैक्स अलॉन्ग विद कैश, टैक्स के साथ साथ उसको क्या पे करना पड़ेगा? सरचार्ज। कितना होता है वो? 30%। द ऑप्शन इज डी, 30%, इसको सरचार्ज बोलते हैं ना, ठीक। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, द अकाउंट इन विच द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड कैन ओनली बी विथड्रॉन आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स टाइम पीरियड इज, वो वाला खाता जिसमें पैसा एक बार जमा कर देने के बाद तभी निकलता है जब खाता अपने फिक्स टाइम के बाद मैच्योर हो जाता है, उस खाते को क्या बोलते हैं? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। द ऑप्शन इज बी,
समझ रहे हो ना? 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन, द अकाउंट फ्रॉम विच ए डिपोजिटर कैन विड्रॉ द डिपोजिटेड अमाउंट एट एनी टाइम, वो वाला खाता जिसमें से पैसा जमा करने वाला ग्राहक कभी भी पैसा निकाल सकता है, कभी भी। सेविंग अकाउंट। और कोई ऑप्शंस? रिकरिंग में भी नहीं निकलता, उसमें भी एक फिक्स टाइम के बाद निकलता है, ऐसा ही है ना? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? सेविंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस देखो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 100 रुपीज पर मंथ वाज ओपन फॉर 6 मंथ। एक आरडी अकाउंट खोला गया, 100 रुपया हर महीना उसमें जमा करने, कितने महीने के लिए खोला गया? 6 महीने के लिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कितना होगा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 महीने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का? P इंटू आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई में 1/12 और n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना जी? ठीक है। कितना पैसा जमा हुआ? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। फॉर्मूले का 100 नीचे लग गया, मल्टीप्लाई में फॉर्मूले का 1/12, n होता है नंबर ऑफ मंथ, कितने महीने के लिए खोला गया? 6, और 6 + 1 कितना हो गया? ये 7 डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट सॉल्व कर लो यहीं से, 100 तो यहीं से कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 3 जा 6, और ये कितना होगा? 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाय 2, यानी 11.5। कितना इंटरेस्ट आया? 11.5। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम? कहीं कुछ छूटा तो नहीं जी? और 10.5 हुआ ना ये, 10.5, 21 ना है। और कुछ छूटा तो नहीं? कितना जमा कर रहा है? 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम, ठीक है। और 6 महीने के लिए जमा कर रहे थे, तो नंबर ऑफ मंथ ही ना होता है n, है ना? और ठीक है, बाकी चीजें तो ठीक है। 100 कट गया, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये भी कट गया, 3 7 जा 21 और नीचे 2 बचा, दिस इज 10.5। ऑप्शन है कोई? कोई ऑप्शन है नहीं है? नहीं है ना, तो इसमें गलती है। फिर कौन सा क्वेश्चन है ये? 12 का डी। 3 रुपया लिखा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? कितना होना चाहिए 6 महीने में? 10 रुपए होना चाहिए, 10.5 रुपए। 3 रुपए तो नहीं आएगा कहीं से भी। फॉर्मूला सही लिखा है हो ना? ये सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा है इसमें, इंटरेस्ट, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं। 3 रुपए नहीं हो सकता, गलत है क्वेश्चन, ठीक, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 13, द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड, वो वाला पैसा जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल जो हम जमा करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इन 3 years द नंबर ऑफ क्वार्टर्स विल बी, 3 साल में नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हो जाएंगे? क्वार्टर बोलते हैं 3 महीने को। 1 साल में कितने बार 3 महीना होता है? 4 बार। तो 2 साल में 8 बार, तो 3 साल में 12 बार। तो 12 इसका ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द पीरियड इन विच इनकम टैक्स इज टू बी पेड ऑन द इनकम रिसीव्ड इज, वो वाला समय बताओ जब इनकम टैक्स जमा किया जाता है, यानी फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है। द पीरियड इन विच इनकम टैक्स इज टू बी पेड ऑन द इनकम रिसीव्ड इज, जो कमाई आपको हुई है, इनकम आपको हुई है, उस इनकम पर इनकम टैक्स किस पीरियड में पे किया जाता है? कहां से लेके कहां तक के टाइम पीरियड में इनकम टैक्स दिया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन ए। यही तो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव में इतने ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा एरर है,
आंसर ये होना चाहिए और ये नहीं है ऑप्शंस में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज टेकन एज, 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। दूसरा क्वेश्चन, एवरी इंडिविजुअल फर्म एंड कंपनी हैज गिवन एन आइडेंटिफिकेशन नंबर नोन एज, हर कंपनी या अलग अलग आदमियों को, अलग अलग फर्म को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये आता है भैया परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इनकम इज कलेक्टेड बाय खालिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जो टैक्स किसी के ऊपर थोपा जाता है उसको कलेक्ट करने के लिए एक विभाग बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उस विभाग को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक। तो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स, क्योंकि आगे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन, ब्लैंक यानी खालिस्तान सेविंग अकाउंट फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा सेविंग अकाउंट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है? क्या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं होता फिक्स टाइम के लिए? 6 महीने के लिए हमने आरडी खोला, 1 साल के लिए आरडी अकाउंट खोला, 1.5 साल के लिए खोला, 3 साल के लिए खोला, 5 साल के लिए आरडी अकाउंट। क्या आपने क्वेश्चन नहीं बनाया 5-5 साल की आरडी अकाउंट? और फिक्स डिपॉजिट भी फिक्स ही अमाउंट होता है, दोनों ही फिक्स टाइप के अकाउंट हैं। आरडी अकाउंट या एफडी अकाउंट दोनों कैसे होते हैं? फिक्स टाइप के अकाउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप पैसा एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद निकालते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एफडी अकाउंट में एक मुश्त पैसा आपको जमा करना पड़ता है एक बार, और आरडी में क्या ऑप्शन है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं पूरे टाइम के लिए, समझ आए? लेकिन दोनों फिक्स टाइम वाले अकाउंट हैं, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन? आरडी और एफडी दोनों ही फिक्स टाइम इंटरवल वाले खाते हैं, खाता अकाउंट, ठीक। पांचवा क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज नोन एज, वो पैसा जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशनल सेस इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल अमाउंट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। एजुकेशनल टैक्स जो है वो टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। सातवां, टू ओपन एन अकाउंट ऑन अ बैंक खालिस्तान इज मस्ट, पैन कार्ड इज मस्ट, पेन भी लिख सकते हैं, पेन कार्ड भी लिख सकते हैं, समझ गए। आठवां क्वेश्चन, इफ अ फिक्स अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, अगर एक फिक्स मोटा पैसा बैंक में जमा किया जाए फॉर ए फिक्स पीरियड इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट, ठीक। हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड, एक आदमी की कुल कमाई के ऊपर जो टैक्स थोपा जाता है, लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। दसवां क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन हाफ अर्ली बेसिस, अगर इंटरेस्ट हाफ अर्ली बेसिस का मतलब हर 6 महीने में कैलकुलेट किया जाता है इन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, देन एनुअल रेट शुड बी टेकन एज हाफ, रेट आधा हो जाता है। समझ रहे हो ना इसको? 11वां क्वेश्चन, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन क्वार्टरली बेसिस इन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, देन द एनुअल रेट शुड बी टेकन 1/4। इसमें ऑप्शन में लिखा है क्या 1/4? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मिस्टेक रहता है ना, यही क्वेश्चन ना उसमें दिया है एमसीक्यू में, और गलत छपा, उसका आंसर ट्वाइस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10, कौन सा? 7, गलत छपा हुआ आंसर, ठीक। चलो जी, 12वां, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? सिर्फ स्टार्ट 1 अप्रैल। तो ध्यान से देखना, पीरियड पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट पूछ रहा है, एंडिंग डेट। तो जैसा सवाल रहेगा वैसा आंसर देना है।
13 में क्या पूछा? फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन। पूरा टाइम नहीं लिखना है ना, ये सिर्फ खत्म कब हो रहा है ये पूछ रहा है, तो आप सिर्फ वही डेट बताएंगे। 14, द आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू ए टैक्स पेयर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड पैन कार्ड। ठीक, परमानेंट अकाउंट नंबर। आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स। द एजुकेशन सेस इज लीव्ड एट खालिस्तान परसेंट ऑफ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में कितना परसेंट एजुकेशनल टैक्स लिया जाता है? 3%, वो भी टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर 3%। हो गया, तो आपके बन गए फिल इन द ब्लैंक्स। और ये अब हमको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, समझ गए? ठीक, आंसर गलत छपा है इसका, क्या लिखा है? अच्छा 15.3 है, वो शायद इधर उधर हो गया होगा, 3% ही है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर द सेशन, चैप्टर नंबर 8 से। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स बना लिया हमने। अब जैसे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आपके बैंकिंग के टॉपिक से रहेगा और एक क्वेश्चन आपके टैक्स के टॉपिक से रहेगा, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, कोई एक बनाना रहेगा। तो हम दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दो 3 क्वेश्चंस। ज्यादा चांस है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, फिक्स का नहीं आएगा, ज्यादा चांस है, समझ आया? और टैक्सेशन का तो फिक्स रहता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 1-2 क्वेश्चन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर प्रैक्टिस करने हैं, बाकी क्लास लेक्चर में आपने बनाया ही हुआ है, मेथड समझना आपने बस हो गया। और टैक्सेशन के ऊपर 1-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल 2026 के लिए, वो आपके परीक्षा बोर्ड में पेज नंबर 79 में जो दूसरा क्वेश्चन बनाया है वो है दूसरा क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है मोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। क्या क्वेश्चन है? मोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 100 रुपीज पर मंथ फॉर 5 years। आरडी अकाउंट के लिए क्वेश्चन है, तो हमने शुरू में लिख लिया फॉर आरडी अकाउंट। समझ आया? लगातार हम आरडी अकाउंट के 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कितना रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है ये? मंथली इंस्टॉलमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। कितने रुपए मंथली जमा हो रहा है? 100 रुपए। तो ये हमने लिख लिया 100 रुपीज। ठीक, कितने साल के लिए? 5 years। ठीक, तो टाइम को हम किससे दिखाते हैं यहां पर? एन से ना, फॉर्मूले में। और ये कितने साल के लिए है? 5 years। लेकिन हमारा जो आरडी अकाउंट के इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें टाइम ईयर में नहीं होता, किस में होता है? मंथ में। तो आपको यही ऑन द स्पॉट इसको मंथ में चेंज करना है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 5 साल में 5 × 12 कितने महीने हो गए? 60 मंथ। जितने महीने उतने इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? यहीं पे चेंज हो जाएगा ये मंथ में। आगे क्या दिया? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 6% पर एनम, यानी एक साल में 6% के हिसाब से हमारे खाते में ब्याज जोड़ा जाता है। देन हाउ मच अमाउंट विल बी गेट आफ्टर 5 years। तो 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा? मैच्योरिटी अमाउंट। तो पहले हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट P × R/100 मल्टीप्लाई 1/12। याद है फॉर्मूला ना? n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें सारी वैल्यूज जो ऊपर गिवन में लिखी हुई हैं उसको आप पुट करिए और सॉल्व करिए। मंथली इंस्टॉलमेंट है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6, डिवाइड का 100 है फॉर्मूले का 1/12, n है नंबर ऑफ मंथ, कितना दिया है? 60, और दिस इज अगेन 60 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। ठीक है, और 2 से 60 को काटिए, 2 30 जा 60, और इस 2 से 30 को काटिए, कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे सारे नंबर कट गए, सिर्फ क्या बचा? 15, और ये डब्बे के अंदर 60 + 1 कितना हो गया? 61। इसको मल्टीप्लाई करना, ये हमको इंटरेस्ट दे देगा। क्या आप मल्टीप्लाई करके बताएंगे कितना आता है? 9। इतना रुपया हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 15 × 61 इज 915 रुपया। ठीक है, तो क्या वो सिर्फ इतना पैसा लेके घर चला जाएगा? क्योंकि इतना तो खाली ब्याज मिला है, जमा वो कितना कर रहा है? 60 महीने तक 100 रुपए। तो ये तो वैसे ही 6000 रुपया हो गया। समझ आई बात? कितना हो गया?
60 महीने तक अगर वो 100 रुपए जमा करता है तो कितना जमा कर लिया? 6000। तो इतना पैसा तो उसका ब्याज हो गया, और जो जमा किया है वो भी लेके जाएगा। तो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट कैसे निकलेगा? जो पैसा उसने जमा किया, कितना जमा किया? P रुपया वो हर साल हर महीने जमा कर रहा है। कितने महीने तक? N महीने तक। दिख रहा है? P रुपया हर महीने जमा कर रहा है। कितने महीने तक? तो कितना पैसा जमा कर डाला? P इंटू N। और साथ में और क्या लेगा? ये जो इंटरेस्ट है, ये फॉर्मूला अमाउंट निकालने का। ठीक, तो 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 60, और इसमें जो भी इंटरेस्ट आया है उसको हम ऐड कर देंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन होता है 6000, और इसमें हमको जोड़ना है 915 रुपए। तो ये कितना अमाउंट हो गया टोटल? 6915 रुपए। दिस इज अवर आंसर। तो 5 साल के एंड में उसको 6915 रुपए टोटल मिलेंगे। समझ आई बात? ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल 2026 के लिए, वो आपके पेज नंबर 80 में छपा हुआ है। पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट, 5 का थर्ड क्वेश्चन है, रवि ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो हमने ऊपर लिखा है आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इन अ बैंक ऑफ ₹200 पर मंथ फॉर 5 years। कितना रुपया हर महीने जमा हो रहा है इसमें? 200 रुपीज। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो तुरंत इसको मंथ में चेंज करिए, कितना हो जाएगा ये? 60 मंथ। ठीक है, सेम पैटर्न है, खाली ये चेंज हुआ है बस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है यहाँ पर? 5% पर एनम। तो हमारा रेट यहाँ पर हो जाएगा 5% एक साल में। और हमसे वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, देन हाउ मच अमाउंट विल बी गेट आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा एज ए मैच्योरिटी अमाउंट? सेम फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, इसमें पुट करिए। पी की वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट 100, रेट ऑफ द इंटरेस्ट दिया है 5, ये फॉर्मूले का 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, नंबर ऑफ मंथ यहां भी कितना है? 60, और मल्टीप्लाई में 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जीरो काट दिए, 2 5 जा 10। ठीक, 12 पंचे 60 होता है 5। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास ऊपर 5, और ये 60 प्लस 1 कितना हो गया? 61, और डिवाइड में क्या है हमारे पास? 2। तो हम चाहें तो इस 2 से इसको कैंसिल करा सकते हैं। कितना हो गया ये? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 61, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाइड बाय 61, डू द मल्टीप्लीकेशंस। कितना होता है? 25 इंटू 61। ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा 1525। ठीक, इतना उसको ब्याज मिलेगा 5 साल में, क्योंकि वो 200 जमा कर रहा है। ठीक है, सही है, सही किए हो। 5 1 जा 5, 6 पंचे 30 और 2 32 का 2 3 आया, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको? अभी अमाउंट का फॉर्मूला बताया मैंने, P इंटू N प्लस इंटरेस्ट, 200 हर महीने 60 महीने तक, और ब्याज कितना मिलना है? 1525 रुपए। ये कितना हो गया? 6 दूनी 12, 12,000 प्लस 1,525। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 5 2 5 और दिस इज 3 1, 13,525। दिस इज द आंसर, मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर आपको बनाना है पेज नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन है, रजत ओपन्स अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरडी अकाउंट है, लिख लिया ऊपर। ठीक, आगे क्वेश्चन बोलता है, ही डिपॉजिटेड 100 रुपीज पर मंथ। कितना रुपए जमा हो रहा है हर महीने? 100 रुपए फॉर 3 years। टाइम कितना है? 3 साल को मंथ में चेंज करो, 3 इंटू 12 करोगे कितना हो जाएगा? 36 मंथ के लिए पैसा जमा करता है। समझ आई बात? इफ बैंक गिवन इंटरेस्ट ऑफ ₹222, बैंक ने उसको 36 महीने के बाद कितना ब्याज दिया? ब्याज को किससे दिखाना है? इंटरेस्ट I इज इक्वल टू कितना रुपया दिया जी? 222 रुपया। ये उसको इंटरेस्ट मिला। तो बताइए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस रेट के हिसाब से बैंक ने उसको ब्याज दिया है पर एनम? तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया?
रेट पूछ लिया, फॉर्मूला वही हमारे पास इंटरेस्ट का है, इसमें इंटरेस्ट बता दिया, रेट हमको निकालना है, सारी चीजें इस फॉर्मूले में पुट करिए, आर हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 222, यहां लिख देते हैं। पी कितना है मंथली इंस्टॉलमेंट 100, रेट हमको निकालना है तो हम आर को आर रख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में 1/12, और नंबर ऑफ मंथ कितना है 36, एंड दिस इज 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 100 तो यहीं से कट गया, ठीक है। और थोड़ा इसको काटते हैं, देखो 12 बन जा 12, 12 3 जा 36, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 222 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, और डिवाइड में क्या चल रहा है यहाँ पर 2, बाकी सब कट गए, चेक करिए आ रहा समझ में। आर निकालने के लिए सारे नंबर इधर भेज दो, उधर आर बचा लो, 2 डिवाइड में है तो 2 कहाँ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 3 और 37 मल्टीप्लाई में थे तो ये नीचे आ जाएंगे इधर, ये आर बचा, कैंसिलेशन करिए थोड़ा सा, थ्री से ये कट जाएगा, देखो 3 7 जा 21, 1 बचा 12 हो गया, 3 4 जा 12, और ये शायद डबल होता है, 37 2 जा होता है, और 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल टू आर, यानी आर की वैल्यू कितनी हो गई 4% पर एनम। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो आरडी अकाउंट में सिर्फ आपको ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हो गया जी। अब हम चलते हैं एफडी अकाउंट की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन एफडी के ऊपर जो हमको बनाना है वो क्वेश्चन है पेज नंबर 81 में, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 81 में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है श्री राम हैज डिपॉजिटेड 20,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी का क्वेश्चन है तो हमने ऊपर लिख दिया एफडी अकाउंट। जो पैसा हर एक मुश्त जमा किया जाता है एफडी में उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। कितना पैसा जमा कर रहा है श्री राम, ये क्वेश्चन नाम बदल बदल के आता है ना, जैसे श्री राम की जगह कोई और नाम यूज कर लेगा, नाम बदल के आएगा। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 इन द फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 2 years। व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 2 year। हालांकि टाइम को हमको टी से दिखाना चाहिए, एन क्या होता है जितनी बार ब्याज लगता है वो एन होता है, तो हम एन लास्ट में लिख लेंगे। आया समझ, ठीक। तो टाइम पीरियड इज 2 year। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में 6% ब्याज मिलेगा पर एनम 6%। ओके, क्वेश्चन बोलता है आगे एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ अर्ली। ब्याज की गणना कब कब होगी हाफ अर्ली। तो यहां हम ये गोल्डन लाइन लिखेंगे, सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 month। हाफ अर्ली का मतलब होता है या इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ अर्ली, ये नहीं लिखना है तो क्या लिख लो, या तो एवरी 6 month लिख लो, कोई एक चीज, ठीक। तो बताइए अगर ब्याज 6-6 महीने में जुड़ेगा तो रेट का क्या होगा, कितने बार 6 महीने आते हैं एक साल में 2 बार, तो रेट के 2 टुकड़े कर दो यानी हाफ हो जाएगा रेट। तो न्यू रेट कितना हो गया, पुराने रेट को हाफ कर दो, 6/2 यानी 3% पर हाफ ईयर, ठीक। हाफ ईयर में 3% लगेगा, फिर हाफ ईयर में 3% लग जाएगा 6 महीने में, टोटल मिला के 6% हो जाएगा। समझ आ गया, आ गया। एन की वैल्यू क्या लेंगे, एन क्या होता है टोटल टाइम पीरियड में कितनी बार ब्याज लगा, तो टोटल कितने समय के लिए पैसा जमा है, और 6-6 महीना में ब्याज जुड़ेगा, 6 महीने में, तो 6 महीने में अगर ब्याज जुड़ेगा तो 2 साल में कै बार ब्याज जुड़ जाएगा 4 बार, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्या ये समझ में आया या नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, आ रहा है समझ में। टोटल टाइम हम देखते हैं कि टोटल टाइम कितने समय के लिए पैसा जमा किया गया, और हमारे फॉर्मूले में जो एन आता है उस एन का मतलब टाइम नहीं होता, वो क्या होता है कै बार ब्याज जोड़ा गया आपके खाते में गिवन टाइम पीरियड के अंदर अंदर। तो अगर मैं 2 साल के लिए पैसा जमा कर रहा हूं और बैंक बोलते कि हर 6 महीने में हम ब्याज जोड़ देंगे, तो 2 साल में कै बार 6 महीना आएगा,
2 बार की 4 बार, तो इसका मतलब है 4 बार ना खाते में हमारे ब्याज जुड़ेगा, तो जितनी बार ब्याज जुड़ता है टोटल टाइम में उसको n बोलते हैं। आया समझ? अब हम निकालते हैं अमाउंट का फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अमाउंट? फिक्स डिपॉजिट के लिए बोलिए P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। मैं इस n की बात कर रहा हूं, ये होता है कितनी बार ब्याज जुड़ा। ठीक है, चलिए जी पुट करवाइए वैल्यू। प्रिंसिपल अमाउंट इज 20,000, दिस इज 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेना है 3 और टू द पावर 4। 100 प्लस 3 कितना हो गया? 103 डिवाइडेड बाय 100 का पावर 4, 20,000। इसको 4 बार लिखना है हमको ऐसे। इस क्वेश्चन में बस यही प्रॉब्लम होता है कि हमको मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा करना पड़ता है। ठीक है, तो जल्दी से 103 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आया? 10609 अपॉन 100 इंटू 100, ये हो गया। और यही चीज इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में भी मिलेगा, 10609 अपॉन ये 40। ठीक, और इधर क्या चल रहा था? 20,000, तो 40 तो यहीं से काट लो, ये 40 खत्म आपके, है ना। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो 10609 और 2, तो आई थिंक आप इसको कर लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर फ्रेम करूंगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट, और नीचे हाँ कितना 55881 और सामने 2 और नीचे 40, 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर लो, और 40 का मतलब है पीछे 4 कदम पे डेसिमल लगा लेना 4 डिजिट के बाद पीछे से। आ रहा है समझ? डबल करो इसको, मल्टीप्लाई करो, देखो अमाउंट कितना हुआ। 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये लास्ट में 1 बताए थे ना, 881। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 का एक 17 हो गया, 1 बचा, 2 0 जा 0 और 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 11, 2 2 जा 5, ठीक, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हुआ। ये 40, 4 कदम आ जाओ, 1 2 3 4, यहां लगा दो डेसिमल, 2 2 5 1 0 1 2 3 4, यही डेसिमल आएगा 17, आगे छोड़ दीजिए, मैच हो रहा है 2 2 5 1 0 176। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं तक लिखिए 2 डिजिट तक, ये 3 डिजिट काफी है। दिस इज द अमाउंट, हो गया मैच, सही है, ठीक ठीक मल्टीप्लीकेशन है, बन जाएगा। ये पैटर्न समझ आया? यहीं भटकते हैं अपन। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ज्यादा आसान कौन सा क्वेश्चन है? रिकरिंग का। इसमें हम फंस जाते हैं कि रेट को हाफ करना है, एन की वैल्यू क्या लेनी है, रेट को 4 गुना करना है, 4 टाइम करना है, 1/4 करना है, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है कि आरडी के क्वेश्चन ही आएंगे परीक्षा में, ये नहीं आएगा, और अगर ये आ जाता है तो टैक्सेशन बना लेना, और क्या। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़े से बदलाव के साथ है। देखिए, ए पर्सन ओपन्स फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड 20,000 फॉर 1 ईयर। 20,000 रुपए जमा कर रहा है, कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए, तो टाइम हमने 1 साल कर दिया। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, सेम है 6%, सेम क्वेश्चन। इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ अर्ली, सेम डायलॉग, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी हाफ ईयर, तो रेट क्या हो जाएगा? हाफ, 6 का आधा 3% पर हाफ ईयर, 6 मंथ, समझ में आया? सेम क्वेश्चन है। देन फाइंड हाउ मच मनी ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक, सेम पैटर्न है। अब n बदल जाएगा यहां पर, अभी टाइम 2 ईयर था तो n 4 हो गया था, अब टाइम 1 ईयर है और ब्याज 6-6 महीने में जुड़ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी? 2 हो जाएगी। आ रहा है समझ? ठीक, तो ये थोड़ा छोटा हो गया, रखिए यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह 2, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, ये भी 2 हो गया, और यहां से इन दोनों को हमने हटा दिया, ये ठीक।
हाँ जी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये इसको 2 से डबल कर देना है, बस हो गया। द अमाउंट इज 2 9 जा 18, 2 0 जा 1 और 2 6 जा 12, 2 0 जा 1, 2 1 जा 2, ठीक है, 21,218 रुपए हो गया। ये आपका अमाउंट हो गया। तो इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ता है, सही है ये ना। चलो इसके बाद हम टैक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में सिर्फ हमको 2 क्वेश्चंस बनाने हैं बस, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन, बाकी आप बुक से 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, बस हो गया। पहला क्वेश्चन जो हमको बनाना है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 83 में, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज नंबर 83 में क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 83 में क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। क्वेश्चन है द टोटल इनकम ऑफ रमेश इन द ईयर 2008 and 9 इज 3 लाख रुपीज। स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? गिवन में क्या बनाते थे सबसे पहले? एनुअल इनकम, क्योंकि टैक्स 1 साल के लिए लगाया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे एनुअल इनकम। 1 साल में कितनी कमाई हो रही है इसकी? 3 लाख रुपए, ये एनुअल इनकम हो गया रमेश का। नाम बदल के क्वेश्चन आता है ना, याद रखिएगा। ही पेस एनुअल प्रीमियम ऑफ 12,000 टुवर्ड्स LIC, ये सेविंग शुरू हो गई। तो अब आपको काहे का कॉलम बनाना है? सेविंग्स का, एनुअल सेविंग्स। एनुअल सेविंग, पहली सेविंग कहां कर रहा है ये? LIC में एनुअली ये कितना पैसा दे रहा है? 12,000 रुपए। एनुअल लिखा है, प्रीमियम 12,000। याद रखना, ये यहां पर घुमा देता है क्वेश्चन ना। कभी कभी ये क्वेश्चन कैसे देगा? ही पेस मंथली प्रीमियम ऑफ 1,000 रुपीज टुवर्ड्स LIC। क्या लिख देगा? मंथली प्रीमियम कितने का? 1,000 रुपया का। और आपको क्या लेना है? पूरे 1 साल का। तो अगर वो 1 महीना में 1,000 जमा कर रहा है तो 1 साल में कितना जमा करेगा? 12,000। तो आप जो भी डाटा लिखोगे 1 साल का लिखोगे, महीने का नहीं लिखोगे, याद रहेगा। तो एनुअल प्रीमियम LIC में कितना गया इसका? 12,000 रुपए। आगे बोलता है एंड ही कंट्रीब्यूट इन हिज GPF 1,000, और GPF में हर महीने पैसा जमा होता है। तो 1,000 रुपया अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बताओ 1 साल में कितना करेगा? 12,000। तो दूसरा इसका सेविंग कहां हो रहा है? GPF में कितना हो रहा है? 12,000। ये समझ में आया? क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1,000 रुपीज, और मैं कितना लिख रहा हूं? 12,000। कोई डाउट है कि 1,000 को 12,000 काहे लिख दिए? क्योंकि GPF का पैसा मंथली जमा होता है और हमको 1 साल का लेना है। तो 1 महीने में अगर 1,000 जमा हो रहा है GPF में, तो 12 महीने में कितना जमा होगा? 12,000, 1 साल का बन गया। और कोई सेविंग्स? बस इतना ही है। कोई डोनेशन नहीं है। अगर डोनेशन देगा तो डोनेशन का अलग से कॉलम बनाएंगे हम। सेविंग में इतना ही है। सेविंग में और क्या क्या दे सकता था? NSC सर्टिफिकेट, जो नहीं दिया इसमें उसको छोड़ देते हैं। तो टोटल सेविंग कितनी हो गई? यहां पर लिख लीजिए। टोटल सेविंग्स बताइए, जोड़ लीजिए। कितना हो गया? 24,000 रुपए। दिस इज द टोटल सेविंग्स, ठीक। ये आगे क्वेश्चन बोलता है इफ अप टू ₹1.5 लाख इनकम टैक्स इज निल। ये चार्ट देने के बजाय क्वेश्चन में ही लिख दिया है, टेबल नहीं दे रहा ना। टेबल देने के बजाय क्वेश्चन में ही उसने डाटा भर दिया टेबल का। इफ अप टू 1,50,000 इनकम टैक्स इज निल, यानी 1.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। एंड टैक्स पेएबल अबाउट 1.5 लाख इज एट द रेशियो ऑफ 10%। अगर 1.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो टैक्स कितना लगेगा? 10%। कितना लगेगा? 1.5 लाख से ऊपर के पैसे पर 10% टैक्स लगेगा। ऑल सेविंग ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज इज टैक्स फ्री। 1 लाख तक जितनी भी सेविंग होगी, अगर आपने 1 लाख रुपया सेविंग में डाल दिया, पूरा का पूरा पैसा माफ हो जाएगा टैक्स फ्री। लेकिन हमने कितना डाला है? तो पूरा का पूरा पैसा माफ हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि 1 लाख से कम है। समझ आया? 1 लाख से ज्यादा होता तो 1 लाख से बढ़े हुए पैसे पर टैक्स लगता, 1 लाख तक माफ हो जाता। तो ये माफ हो जाएगा कि नहीं? तो हमने साल भर में कमाया इतना पैसा सेव कर लिया, तो इस पे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे पास बचा कुचा पैसा कितना हो गया? रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा?
3 लाख में आप 24,000 माइनस कर लीजिए। ठीक, कितना आएगा जी बताइए? 2,76,000 रुपए। इतना पैसा बचा, कोई डोनेशन नहीं है, तो यही पैसा क्या माना जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। इसी को क्या बोलेंगे हम? टैक्सेबल अमाउंट का मतलब होता है जिस पर टैक्स का कैलकुलेशन होना है, जिस पर टैक्स लगना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? आगे बोलता है क्वेश्चन कि 1 लाख तक तो सेविंग ठीक है, ये हमने कर लिया। 1.5 लाख के ऊपर 10% लगेगा, ठीक है, लगाते हैं अभी। और आगे क्या बोलता है? एंड एजुकेशनल सेस इज 3% ऑफ टोटल इनकम टैक्स पेएबल, कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय हिम। शुरू करें। अब कैलकुलेशन किसका स्टार्ट करेंगे हम? टैक्स कैलकुलेशन। अगला हमारा जो कॉलम है वो टैक्स कैलकुलेशन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? अप टू 1.5 लाख रुपए कितना टैक्स लगता है? नो टैक्स। 1.5 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं लगता। 1.5 लाख से ज्यादा पैसे पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 10%। तो 1.5 लाख से ज्यादा पैसा कितना है? देखो 10% ऑफ 1.5 लाख से ज्यादा पैसा। हमारे पास कितना पैसा बचा टैक्स के लिए? इतना। इसमें से 1.5 लाख हटा दो क्योंकि 1.5 लाख पे टैक्स नहीं है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम? 2,76,000 में कितना पैसा निकालना है हमको? 1.5 लाख। इस पैसे पर टैक्स लगेगा, सो 10% को ऐसे लिखना है। और इसको जरा माइनस करके बताइए कितना होता है? 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 1,26,000। इसका 10%। समझ रहे हो? 1 0 यहां से कट गया, 1 0 यहां से कट गया, कितना बचा? 2,600। इतना ही है। अच्छा, ये एक 1 भी है सामने ना, 12,600 रुपया। ठीक है, आया समझ? तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया हमारा? 12,600। लेकिन ये जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, टैक्सेबल अमाउंट क्या बोलते हैं इसको? पेएबल टैक्स या टैक्सेबल अमाउंट। कितना आया टैक्सेबल अमाउंट? 12,600 रुपए। इसमें एक्स्ट्रा हमको क्या देना पड़ता है? 3% एजुकेशनल टैक्स। तो इसका 3% और हमको देना है, दोनों को मिला के टोटल इनकम टैक्स बनेगा। तो एजुकेशनल टैक्स इज इक्वल टू 3% ऑफ 12,600। और कैसे निकलता है 3%? 3 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 कैंसल, 3 से मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 3 2 जा 7 और 3 1 जा 3, 378 रुपए। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हुआ? दोनों जोड़ दीजिए। टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 12,600, और साथ में एजुकेशनल टैक्स कितना भरना है? 378। तो टोटल इनकम टैक्स कितना बनता है? 12,978 रुपए। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। कर लेंगे। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं आता है। कोशिश यही रहती है कि डोनेशन वगैरह ना दिया जाए, छोटे से छोटा डाटा रखा जाए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, छोटे कैलकुलेशन में इसको खत्म कर लें। ठीक हो गया? एक क्वेश्चन हमने और प्रैक्टिस करना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको बनाना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 82 में क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 82 में क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए पर्सन इज 4,80,000 इन द ईयर ऑफ 2012 to 13। 4,80,000 रुपए एनुअल इनकम। कितना है? 4,80,000। ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है ही पेज एनुअल प्रीमियम ऑफ 18,000 टुवर्ड LIC। अब ये इसकी सेविंग शुरू हो गई। LIC में कितना दे रहा है एक साल में? 18,000।
ही कंट्रीब्यूटेड 36,000 इन जीपीएफ। दूसरा क्या है हमारा, जीपीएफ में कितना जमा हो रहा है, 36,000 पर ईयर। तीसरा बोल रहा है 20,000 इन एनएसएफ, एनएसएफ नहीं होगा एनएससी होगा ना सर्टिफिकेट। तो तीसरा सेविंग कहां कर लिया उसने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिया, कितने का, 20,000 का। बस, तो टोटल सेविंग कितनी हो गई भाई इसकी, यहीं पे निकाल लेते हैं। बताइए, ऐड कर लीजिए इसको, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, यही होगा 74,000। हाँ, यही हुआ ना टोटल सेविंग। ठीक, क्वेश्चन बोलता है आगे, इफ एजुकेशनल सेसेस 3% ऑफ पेएबल टैक्स, यानी एजुकेशनल टैक्स 3% लगेगा पेएबल इनकम टैक्स के ऊपर, एंड ही डिपॉजिटेड 1500 रुपीज पर मंथ एज इनकम टैक्स फॉर 10 मंथ। ये गेम हो गया। क्वेश्चन क्या बोल दिया कि वो पहले से ही हर महीने इनकम टैक्स कितना जमा कर रहा है, 1500 रुपए हर महीना। कब तक जमा किया, 10 महीना तक। तो आखिरी में उसको कितना जमा करना पड़ेगा, जो बचा कुचा हो जाएगा। 1500 रुपए के हिसाब से 10 महीने में कितना पैसा ऑलरेडी जमा कर चुकेगा वो, 1500 रुपए हर महीना 10 महीना तक वो जमा करता है। 15,000 तो वैसे ही जमा कर देगा मंथली करके, 1500 करके। तो जो लास्ट में बचा कुचा टैक्स का पैसा रहेगा वो लास्ट में वो जमा करेगा। तो हम जो टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे टोटल इनकम टैक्स, उसमें 15,000 हटा देंगे, बचा कुचा पैसा वो लास्ट में जमा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ठीक, सेविंग वगैरह के लिए क्या बोलता है क्वेश्चन, सेविंग अप टू 1 लाख रुपीज इज टैक्स फ्री। ठीक है, 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हो जाएगा। तो देखो यहां पर टोटल सेविंग कितने की हुई है, 74,000। तो क्या ये पूरा पैसा टैक्स फ्री हो गया, आंसर है यस, क्योंकि 1 लाख रुपए तक अंडर सेक्शन 80C माफ हो जाएगा टैक्स फ्री। ये तो पूरा ही माफ हो जाएगा। कितना कमाया उसने, 4,80,000, और कितना उसमें से बचा लिया सेव करके, बताओ माइनस करके कितना आता है, 4,80,000। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 7 गया 0, और दिस इज 4। यही हुआ ना, और 3 0, सही है। 4,06,000 यही बचा, 4,06,000। कोई डोनेशन नहीं है। आगे हमको चार्ट दिया हुआ है टैक्स का, उन्होंने क्या लिखा है, अप टू 2 लाख रुपीज नो इनकम टैक्स। लेकिन 2,01,000 रुपया से 5 लाख के बीच में जो पैसा होगा उसमें 10% टैक्स लगेगा, 2 लाख से ऊपर। तो यहां पर हमको क्या बोला गया है, अप टू 2 लाख रुपीज नो टैक्स, और 2 लाख से ऊपर के पैसे पर क्या लगेगा टैक्स। इसमें है 2 लाख का ऊपर का पैसा, 2 लाख तो माफ हो गया इसमें से, 2 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2 लाख निकाल दीजिए, कितना पैसा एक्स्ट्रा बचा, 2,06,000। तो 2,06,000 पर कितना परसेंट लगेगा, 10%। देखो ना टेबल में लिखा है 2,01,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए के बीच में जो पैसा होगा उस पर 10% लगेगा। ठीक है, तो अगला हमारा क्या डाटा है, 10% ऑफ, इसमें से 2 लाख निकाल रहा हूं मैं। कितना बचेगा, 2,06,000। 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, कितना आ जाएगा ये, 206,000। 20,600 रुपया टैक्स बना उसका। कितना बना, समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या है, टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट पर क्या लगता है, एजुकेशनल टैक्स, तब मिला के टोटल इनकम टैक्स बनता है। तो हमको अब क्या निकालना है, पहले तो लिखेंगे दिस इज व्हाट, टैक्सेबल अमाउंट 20,600। इस पर क्या लगेगा, 3%। एजुकेशनल टैक्स 3% ऑफ 20,600 रुपीज। निकालिए 3%। ये 2 0 यहां से काट दो, 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 3 6 जा 18, 3 0 जा 1 एंड 3 2 जा 6, 618 रुपए। ठीक निकला है। तो टोटल टैक्स कितना हुआ, टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना देना था उसको टैक्स में, 20,600, और साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना जाएगा,
618 रुपए। व्हाट इज द टोटल इनकम टैक्स? जोड़ लीजिए, दिस इज 8, दिस इज 1, 6 6 12, 1 बचा, दिस इज 1, दिस इज 2, 21,218 रुपए। यही बना ना टोटल इनकम टैक्स। अब वो ऑलरेडी कितना जमा कर रहा है? 1500 रुपए 10 महीने तक, तो 15,000 तो वो जमा कर चुका है, तो इसमें से 15,000 निकाल दिए क्योंकि वो जमा हो चुका है। बचा कुचा पैसा लास्ट में जमा होगा। तो यहां मैं लिखूंगा टैक्स ऑलरेडी पेड। कितना जमा हो चुका बताओ? 1500 रुपया 10 महीना में कितना जमा हो गया? 15,000। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग इनकम टैक्स कैसे निकालोगे? टोटल टैक्स में से 15,000 हटा दो क्योंकि वो जमा हो चुका है, माइनस कर दो। 21,218 रुपए में से 15,000 रुपए माइनस करो, कितना बचेगा? 8 माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, ठीक है। 21 माइनस 15 6, तो 6,218 रुपया वो लास्ट में जमा करेगा, बस टोटल इनकम टैक्स। समझ में आया? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपने अपने से प्रैक्टिस करना है जो मैं नहीं करा रहा, ठीक। एक क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है, पन्ना पलटिए, पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। पेज नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर 5, ये आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया, ठीक। बैंकिंग टैक्सेशन खत्म। फिर से लास्ट में मैं यही दोहराऊंगा कि जिस बच्चे को बैंकिंग अच्छे से बनता है वो टैक्स के क्वेश्चन छोड़ दे, और जिसे टैक्स अच्छे से बनता है वो बैंकिंग छोड़ दे। टैक्स प्रिपेयर कर लो। समझ आई बात? दोनों ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स एक एक क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं तो उसको नहीं छोड़ना आपने। समझ गए? ठीक।